नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि डेली की तरह हम यूपीपीसीएल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 1 से 50 तक करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, श्रेणी मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों जैसे श्रेणी मोटर है, श्रेणी मोटर में इसमें से कौन सा नियम लागू होता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों हो जाएगा 51 का डी में, देखिए कह रहा है इसकी क्षेत्र बाइंडिंग में कम संख्या में मोटे तार होते हैं। इसके क्षेत्र बाइंडिंग में कम मोटे के तार होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी के नीचे उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, अगर वो पहाड़ से नीचे की ओर उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, डीसी शंट मोटर की तरह कार्य करता है। किस तरह से कार्य करता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीसी श्रेणी जनरेटर की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीसी श्रेणी मोटर। लिखा गया है इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी से नीचे उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, न्यूट्रल भू संपर्क का लाभ है। तो न्यूट्रल भू संपर्क का लाभ क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर जो लाभ है दोस्तों, यह सेवा की विश्वसनीय सुधारता प्रदान करता है, एकदम राइट है, ये भी हमारा सही है। अगला ऑप्शन है, आकाशीय विद्युत के कारण अति वोल्टेज को पृथ्वी में डिस्चार्ज किया जाता है, ये भी सही है। अगला है, लगातार आर्थिक भू संपर्क से मुक्त होता है, ये भी सही है। अगला है, यह कार्मिक और उपकरण को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, दोस्तों ये भी सही है। तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीनों का फ्लक्स लीकेज गुणांक किसके मध्य परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रिकल मशीनों का फ्लक्स लीकेज गुणांक किसके मध्य परिवर्तित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 1.1 को 1.25 के मध्य परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के अंतर संरक्षण को निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर के अंतर संरक्षण को निम्न में से किस पद्धति के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ट्रांसमिशन प्रणाली, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, मेजर प्राइज प्रणाली, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दक्षता, सॉरी दोस्तों, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता मुख्यतया किस पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता मुख्यतया किस पर निर्भर करती है। तो ये दोस्तों किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है कि भार की मात्रा पर और भार की अवधि दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, द्विधातु स्ट्रिप में भिन्न डॉट डॉट युक्त दो धातु स्ट्रिप्स होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रसार गुणांक, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, बुखोल्ज रिले एक डॉट डॉट संचालित रिले है। बुखोल्ज रिले कैसा रिले है। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, गैस संचालित रिले हैं। बुखोल्ज जो रिले होता है, ये गैस संचालित रिले होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, फीडर्स के लिए किस रिले का प्रयोग करते हैं। फीडर्स के लिए किस रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 59 में यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ट्रांस रिले। ट्रांस रिले यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्क का इस्तेमाल किया जाता है। कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, 660 वोल्ट से कम। 660 वोल्ट से कम यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है,
कि प्रेरण ऊष्मा में ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेरण ऊष्मा में ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रेरित भंवर धारा। प्रेरित भंवर धारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है। वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। 62 में आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। फ्रेऑन। फ्रेऑन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए हुए विकल्पों में से प्रतिरोध वेल्डिंग के कुछ प्रकारों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर जैसा कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें प्रतिरोध वेल्डिंग के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि जैसे प्रतिरोधक बाट ये भी सही है, फ्लैश बाट ये भी सही है, प्रतिरोध प्रोजेक्शन ये भी सही है, प्रतिरोध सीम ये भी सही है। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। इन सभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एक डायरेक्टर आर्क फार्नेस में यदि आपूर्ति फाई एसी या डीसी है, मतलब फ्लस्क जो है एसी या डीसी है, तो प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड की संख्या होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2। कितनी हो जाएगी 2। 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नट और बोल्ट को क्लैप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है। नट और बोल्ट को क्लैप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर हम किस प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग की प्राथमिकता दी जाती है। सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सोल्डरिंग आयरन के दो तत्व किस प्रकार से जुड़े होते हैं। सोल्डरिंग आयरन के दो तत्व किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों वो सीरीज में जुड़े होते हैं। किस प्रकार से जुड़े होते हैं। सीरीज में जुड़े होते हैं। सोल्डरिंग आयरन के दो तत्व किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है इलेक्ट्रिक फर्नेस का तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस के तापमान को मापने के लिए किस प्रकार का उपकरण प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है। तो हम घरेलू रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो 69 में यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेयान 12 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषताएं किस प्रकार की होनी चाहिए। आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषताएं किस प्रकार से होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी होनी चाहिए। तो ड्रॉपिंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। कैसी होनी चाहिए। ड्रॉपिंग होनी चाहिए। डोपिंग यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम यहाँ पर हमारा जो घरेलू रेफ्रिजरेटर में हम उपयोग करते हैं, हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। इवेपरेटर ये भी सही है, कंप्रेसर ये भी सही है, कंडेंसर ये भी सही है, एक्सपेंशन डिवाइस ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। ये सभी हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा कह रहा है स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपरेटर काइल कहाँ रखा जाता है। तो हम दोस्तों इस यहाँ पर काइल का प्रयोग कहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाँका लगाकर। स्टोरेज टैंक के दीवारों पर टाँका लगाकर हम इवेपरेटर काइल को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है एक प्रशीतक प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व का कार्य क्या है।
एक प्रशीतन प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व का कार्य क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, दबाव को नियंत्रित करने के लिए ये भी सही है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए ये भी सही है, और प्रशीतक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ये भी ऑप्शन सही है, और इवेपरेटर को सक्रिय रखने के लिए ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को किससे बदल दिया जाता है? तो किससे बदलते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कैपिलरी ट्यूब से बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब से हम बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फैरेड बराबर होता है, एक फैरेड बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक फैरेड बराबर कितना होता है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 96,500 कूलाम। एक फैरेड किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? एक फैरेड में अगर दोस्तों देखा जाएगा तो 96,500 कूलाम होता है, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 76 नंबर में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा है? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो हम कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हम यहाँ पर कापर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कापर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युतिक की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? वैद्युतिक की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में इसमें से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों थॉमसन प्रभाव, थॉमसन प्रभाव यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में थॉमसन प्रभाव को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज की गई स्थिति में हो तो इसकी धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होगा? तो इसके धनात्मक प्लेट का रंग दोस्तों कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गहरा भूरा, गहरा भूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर दोस्तों किसकी इकाई है? तो 79 में हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? एम्पियर जो है वो करंट की इकाई होती है। करंट मतलब धारा, धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक वफिंग मशीन की गति क्या होनी चाहिए? तो कितनी कैसे होनी चाहिए दोस्तों? तो 81 में हमारा उच्च होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक वफिंग मशीन की गति उच्च होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह डॉट डॉट के मध्य प्रवाहित होता है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह किनके मध्य प्रवाहित होता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो धनात्मक व ऋणात्मक आयन के मध्य, धनात्मक व ऋणात्मक आयन के मध्य ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निकल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है? निकल प्लेटिंग के लिए जो एनोड बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शुद्ध निकल का बना होता है। निकल प्लेटिंग के लिए एनोड जो बना होता है वो शुद्ध निकल का बना होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुरुआत में कौन सी उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो किसको होती है दोस्तों? तो 84 में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? लाइटनिंग आरेस्टर, लाइटनिंग आरेस्टर अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयनीकरण गेज डॉट डॉट के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है। आयनी गेज डॉट डॉट के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण कैसा उपकरण है? तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अत्यंत निम्न दाब, अत्यंत निम्न दाब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आयनी गेज अत्यंत निम्न दाब के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम तार का गलनांक कितना होता है? तो नाइक्रोम तार का गलनांक दोस्तों कितना होता है? तो 86 में हमारा जो आंसर हो जाएगा 1400
डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम तार का गलनांक कितना होता है? तो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है 100 वाट के 2 घंटे चलाए जाने पर कितने यूनिट बिजली खपत होगी? 100 नहीं है, 1000 है। तो 1000 वाट का हीटर अगर 2 घंटे तक चलाया जाता है तो कितनी यूनिट बिजली खपत होगी? तो 100 गुणे 2/2 हो जाएगा, तो काट देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 यूनिट आ जाएगा। 100 गुणे 2/1000 करेंगे, 100 गुणे 2/1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। अर्थात 87 में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक डॉट डॉट होता है। जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक होता है, तो एक कैसा होता है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक विद्युत क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कैसी ऊर्जा कहलाती है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारी जो आंसर हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। उड़ते विमान में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कैपेसिटर की समांतर प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी जाने पर इसकी संधारित्र कैसी होगी? एक कैपेसिटर की समांतर प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दिए जाने पर इसकी संधारित्र कैसी होगी? तो इसकी संधारित्र कैसी होगी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, घट जाएगी। इसकी संधारित्र कैसी होगी? घट जाएगी। एक कैपेसिटर की समांतर प्लेट की बीच दूरी बढ़ा दिए जाने पर इसकी संधारित्र कैसी होगी? घट जाएगी। अगला ऑप्शन है भारत में मुख्यतः प्रयुक्त धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में हम कितनी आवृत्ति की धारा को लेते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि औसत मान ज्ञात हो तो डॉट डॉट किसकी गणना के द्वारा आरएमएस का मान ज्ञात किया जा सकता है? यदि औसत मान ज्ञात हो तो डॉट डॉट किसकी गणना द्वारा आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है? तो 92 में जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1.11 गुणे औसत मान यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93 दो पोल का अल्टरनेटर 300 आरपीएम पर चलता है तो इनके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति होगी। दो पोल का अल्टरनेटर अगर 300 आरपीएम पर चलता है तो इनके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति कैसी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा उनकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज होगी। उनकी आवृत्ति कितनी होगी दोस्तों? तो 5 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला है विशुद्ध प्रेरक परिपथ की शक्ति गुणांक कितना होता है? विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना होता है? तो ए होता है, 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 0 होता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ साथ लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या होती है। 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 95 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 3 होती है। 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 फेज मोटर एक डॉट डॉट मोटर होती है। 2 फेज मोटर एक डॉट डॉट होती है तो कैसी मोटर होती है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। कैसी? 2 फेज मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजक होता है। गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजक कैसा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव कम करना। निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव को कम करना गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव को कम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है अनुनादी आवृत्ति जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं
पर एक समांतर अनुनादी परपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई क्या होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई केवीए में होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है दोस्तों, अल्टरनेटर के रोटर में होता है, अल्टरनेटर के रोटर में दोस्तों होता है तो कितने जो है स्लिप रिंग होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 स्लिप रिंग। अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो 2 स्लिप रिंग होते हैं। दोस्तों अब इसके आगे आपको अगले वीडियो में पुनः आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।